MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। दर्शकों, आज भारत का बजट आ गया है और आपको बजट की एक एक जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले बताता हूं, जैसे ही भारत में बजट जारी हुआ, धुरंधर बजट ने पाकिस्तान में खेल कर दिया है, पाकिस्तान में गदर मचा दिया है दर्शकों। यानी आज भारत में बजट जारी हो रहा था, भारत नई ऊंचाइयों पर जा रहा था, तो पाकिस्तान टूट रहा था, खंड खंड हो रहा था। दिखाइए पहली तस्वीर, पाक आर्मी पर अटैक हुआ है। दिखाइए जरा, BLA ने पाक के 80 सैनिक मार दिए। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। यह हमला बहुत जोरदार है दर्शकों, और आपको बता रहा हूं, BLA का हमला हुआ तो पोस्ट छोड़कर भाग गए पाकिस्तानी। देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए इसे भी, कैसे पाकिस्तानी भाग रहे हैं। और आपको दिखाता हूं, धमाकों के बाद BLA कब्जा कर रही है जगह जगह पर। 14 से ज्यादा शहरों में तबाही है और BLA ने कई शहरों पर कब्जे का दावा किया है। सुनवाइए जरा एम्बियंस। अब दर्शकों, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए जरा, क्वेटा के शहर के बीचों बीच धमाका हुआ। देख रहे हैं आप ये तस्वीर, आप देखिए, इसी धमाके से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में गदर मचा हुआ है। लेकिन दर्शकों, ग्वादर पोर्ट के पास ये वो जगह है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यहां पर धमाके पर धमाके हो रहे हैं। सुनवाइए एम्बियंस। अब दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, यहां धमाके हो रहे हैं और इधर बलूचिस्तान में फिदायीन हमला हो रहा है। ये सुसाइड अटैक हुआ है, देख रहे हैं आप, कार जा रही है और धमाका हुआ है जोरदार। दिखाइए फुल फ्रेम, कैसे धमाके के बाद पाकिस्तान में हालात खराब होते जा रहे हैं। एक बार फिर प्ले कीजिए। लेकिन दर्शकों, मैंने आपको यह तस्वीर क्यों दिखाई? यानी भारत अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है। ये देखिए आप, भारत ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है, भारत की तीनों सेनाओं को ताकत मिल गई है, और ये ताकत ऐसी है कि पाकिस्तान देखकर अभी से घबरा गया है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। उधर कटोरा लेकर भीख मांगता पाकिस्तान, इधर नया रिकॉर्ड बनाता भारत का रक्षा बजट। भारत के धुरंधर बजट से पाकिस्तान में गदर मच गया। क्वेटा से पेशावर तक इतने धमाके हुए कि हर तरफ सिर्फ तबाही नजर आई। यानी आतंक के दम पर प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भारत का धुरंधर रक्षा बजट कई खेल सेट करेगा।
जैसे आज क्वेटा जल रहा है, अभी तो पूरा पाकिस्तान जलेगा, अभी तो पूरा आतंकिस्तान जलेगा। इस साल के डिफेंस बजट में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, तो इस पैसे का इस्तेमाल यकीनन अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए भी किया जाएगा। पाकिस्तान में बजट की दहशत है और बीएलए का खौफ ऐसा कि पाकिस्तानी सैनिक बलूचिस्तान में चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं। बाज जगहों पर जब दहशतगर्दों ने धमाका किया, रॉकेट मारा, दरवाजा टूटा, धमाका हुआ, तबाही हुई, तो उनके आसपास मौजूद मकामी लोग तो उन्होंने तालियां बजाई हैं। ये बहुत ज्यादा खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन जिन्हें लगता है कि भारत का ये बजट सिर्फ बंदूक और राफेल खरीदने के लिए है, उन्हें बलूचिस्तान का ये मंजर देख लेना चाहिए। आखिर कौन है वो धुरंधर जो पाकिस्तान के अंदर खेल कर रहा था? पाकिस्तान के 3 टुकड़ों में तोड़ने वाला प्लान आखिर किस बजट से मुमकिन होगा? दर्शकों, आपको बताऊंगा मैं कैसे धुरंधर कहर मचा रहा है, लेकिन पहले उन जगह के बारे में जानकारी देता हूं जहां धमाके पर धमाके हुए। आइए जरा आपके सामने तस्वीर रखते हैं, ये आपके सामने दिखा रहा हूं मैं आपको। पाकिस्तान का मैप है। सबसे पहले आप देख रहे हैं क्वेटा के बाद मुस्तंग में धमाका हुआ है। बीएलए ने नुश्की में भी जबरदस्त फायरिंग की है। इसके बाद दलबंदीन में धमाके हो रहे हैं, हमला हो रहा है, और इधर खरान में भी जबरदस्त कार्रवाई जारी है। पंजगुर में भी जबरदस्त एक्शन हो रहा है दर्शक, और इस एक्शन से आप समझ सकते हैं कि अभी ये शुरुआत है। तुंप में भी हमले होने लगे, यानी अब इस समय पाकिस्तान के हालात खराब होने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं भारत और पाकिस्तान में अंतर क्या है। कैसा अंतर है दर्शकों? भारत धुरंधर बजट बना रहा है और पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं। समझिए जरा, ये आज भारत की सेना ने जबरदस्त शक्ति हासिल की है और पाकिस्तान में आप देख रहे हैं धमाके पर धमाके हो रहे हैं। भारत ने आज डिफेंस सेक्टर के लिए ऐतिहासिक फैसला किया है, देख रहे हैं ना आप इधर, और देश की रक्षा के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है दर्शकों। ये तब हो रहा है जब पाकिस्तान में गुमनाम धुरंधर तबाही मचा रहे हैं। आपको बताऊं मैं, पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे से भारी तबाही मची हुई है। बीएलए ने आजादी के लिए ऑपरेशन हेरोफ 2.0 चलाया, यह हमने आपको बताया था, और बलूचिस्तान के 14 शहरों में 50 से ज्यादा धमाके किए। पुलिस थानों और आर्मी चौकियों पर सीधी फायरिंग भी चल रही है। जानकारी आपको दें, हमलों में पाकिस्तान के 80 से ज्यादा सैनिक मारे जाने का दावा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 18 पाक सैनिकों को बंदी भी बनाया है। इतना ही नहीं, बीएलए के हमले के खौफ से ज्यादातर पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए, और इस ऑपरेशन को लोकल लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है। जानकारी आपको दें, बीएलए के टारगेट पर फतेह स्क्वाड, मजीद ब्रिगेड और इंटेलिजेंस विंग है दर्शकों। विद्रोही फाइटर बलूचिस्तान में पाक आर्मी को इलाके में घुसपैठिया बता रहे हैं। सोचिए आप दर्शकों, वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है? पाकिस्तान ने इन हमलों का आरोप भारत पर लगा दिया। पाक के गृह मंत्री ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने कहा कि अटैक के पीछे भारत का हाथ है और भारत इन दहशतगर्दों को फाइनेंस कर रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है। यानी आतंकी खेती करने वाला आतंकिस्तान उल्टा भारत पर आरोप लगा रहा है। आप बताइए दर्शकों, इनको क्या कहेंगे? इनको दर्शकों, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, ये वो मंत्री है जो भारत की ट्रॉफी लेकर भाग गया है और अब भारत पर आरोप लगा रहा है। सुनिए जरा क्या कह रहा है। ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। इंडिया इज बिहाइंड दोज अटैक्स। आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इंडिया प्लान्ड दीज अटैक्स अलोंग विद दिस टेररिस्ट। और हम आपको एक चीज बता दें कि हम एक एक चीज के पीछे जाएंगे। दुनिया को इस टाइम ये बात बहुत जरूरी है पता चल जाए कि इस टाइम मेन मुल्क जो दहशतगर्दी के पीछे है वो भारत है, जो दहशतगर्दों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके अलावा उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटेजी में भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आज दर्शकों, भारत का बजट बढ़ रहा है और पाकिस्तान को दर्द हो रहा है, और मैंने बात की है डिफेंस एक्सपर्ट से। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इस साल के डिफेंस बजट में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, और इस पैसे का इस्तेमाल मॉडर्नाइजेशन के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए, और जो पुराने समय में डिफेंस के सौदे किए गए हैं उनके पेमेंट के लिए तो होगा ही,
मगर ये हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी एड्रेस करने के लिए होता है। अब बलूचिस्तान में हिंदुस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि वहां से CPEC गुजरता है जो अनऑथराइज्ड है, इलीगल है, और ऐसे ही वहां जो ग्वादर पोर्ट में चीन की वजह से चैलेंज है वो भी हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इस पैसे का इस्तेमाल यकीनन अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए भी किया जाएगा। लेकिन ये तो शुरुआत है दर्शकों, आपको बता रहा हूं मैं, बलूचिस्तान में समय कोहराम मचा हुआ है। आइए आपको तस्वीर दिखाता हूं, पाक चौकियों पर हमला और जलती हुई गाड़ियां दिखाइए जरा कैसे वहां पर हमले हो रहे हैं। ये पाकिस्तान कंगाल है दर्शक, और उसके हाथ से इलाका निकल गया। उसकी तस्वीर देख लीजिए आप, धमाकों से गाड़ियां तबाह हो गई हैं और मुनीर की सेना भाग गई है। मुनीर भाग गया है वहां से। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, काउंटर टेररिज्म यूनिट के अफसर BLA के लड़ाकों को कैसे एक दूसरे के सामने आ गए और फिर उसके बाद बंधक बनाया। देख रहे हैं आप, ये बड़े बड़े अफसर मुनीर के अफसर हैं, लेकिन क्या इनका हश्र हो रहा है। BLA के लड़ाके क्या कर रहे हैं, सुनिए जरा। दर्शकों एक तो नहीं 18 सैनिक हैं पाकिस्तान के। और क्यों है ये दमदारी BLA की? क्योंकि वहां पर लोकल सपोर्ट मिल रहा है, खाना मिल रहा है, रसद मिल रही है, खान पान मिल रहा है। इसी से BLA और ज्यादा मजबूत हो रही है। दर्शकों देखिए जरा तस्वीर। लेकिन ये मुनीर की सेना है, अरे ये डरपोक सेना है मैं तो कहता हूं। और इनकी तस्वीर मैं आपको बताता हूं, जब जमीन पर पांव उखड़ने लगे तो ये हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये सिर्फ हवा में घूम रहे हैं। दर्शकों सुनिए जरा। अब जब BLA के सामने सरेंडर कर दिया तो ये आम बलूचों को परेशान कर रहे हैं, युवाओं को परेशान कर रहे हैं, उनकी किताबें छीन रहे हैं। दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों बहुत बड़ी खबर अब आपको बता रहा हूं, ये आतंकिस्तान, आतंक को पालने वाला अब BLA के सामने लश्कर को कर रहा है। यानी अब पाकिस्तान में बंटवारा तय है। इस वक्त शायद उनकी वो रिट नहीं है सियासतदानों की कि वो ये सिर्फ आतंकियों को आगे करते हैं। दर्शकों जब भारत से कोई भी दिक्कत होती है तो आतंकियों को भेजते हैं, और ये आज से नहीं सालों से कर रहे हैं। लेकिन आज आपको बताता हूं, पाकिस्तान में 14 शहरों में धमाके के बाद पाक आर्मी बुरी तरह फंस गई है। एक तरफ BLA तो दूसरी तरफ TTP ने हमले का ऐलान कर दिया है। और आपको बता रहा हूं दर्शकों में जवाबी कार्रवाई की है। इन लड़कों की स्ट्रेटेजी और प्लानिंग भी आर्मी डिकोड नहीं कर पा रही है। लिहाजा मुनीर ने BLA के खिलाफ लश्कर के आतंकी उतारने की तैयारी कर ली है। दावा है कि लश्कर कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक को मिशन सौंपा गया है और ये लश्कर आतंकी बलूचिस्तान में BLA के खिलाफ सेना के लिए जंग लड़ेंगे। लश्कर कमांडर का इसको लेकर एक वीडियो भी सामने आया है और जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों। वीडियो में लश्कर कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक सेना पर सवाल उठा रहा है। राणा अशफाक ने BLA के हमले को 80 साल में सबसे बड़ा हमला बताया है। आप समझ सकते हैं, कहा कि हमारी सेना और खुफिया एजेंसियां अब तक कहां सो रही थी। दरअसल BLA के हमले इतने घातक थे कि पाकिस्तानी सेना संभल नहीं पाई। दर्शकों देख रहे हैं ना आप, कैसे जबरदस्त BLA के लड़ाके हमला कर रहे हैं। 2000 में गठन हुआ है और BLA का उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला रहा है। दर्शकों सोचिए जरा, खास तौर पर ग्वादर आर्थिक कॉरिडोर के आसपास धमाकों में भारी तबाही है जो मैं आपको इधर दिखा रहा हूं। ग्वादर पोर्ट वही जगह है
जहां चीन और पाकिस्तान को एक रास्ते पर लेकर आए हैं। चीन ने इसे बनाया है और ये सीपैक का अहम हिस्सा है दर्शकों, जबकि बलूच इसे अपने इलाके में चीन की अवैध घुसपैठ बताकर विरोध करता रहा है। यानी ये जंग चीन, पाक और लश्कर वर्सेस बीएलए की लड़ाई बन चुकी है। और ये तो शुरुआत है। अब मैं आपको बताता हूं ये लश्कर का कमांडर क्या कह रहा है। दर्शकों सुनिए जरा। बलोचिस्तान के अंदर कल वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और वो हुआ जो 80 साल पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी इस तरह के हादसा वकूफ़ नहीं हुए कि दहशतगर्दों ने, पाकिस्तान के बदखाहों ने और फितनातुल हिंदुस्तान के इन हरकारों ने बलोचिस्तान के अचानक 12 शहरों पर ओपनली एक हमले शुरू कर दिए। और सबसे ज्यादा इन्होंने कोयटा को टारगेट किया। बैंकों के ऊपर हमले किए गए, बैंकों को जलाया गया। मस्तूंग की जेल से 27 कैदियों को जो है ना वो अपना फरार करवाने में वो कामयाब हुए। इसी तरह नोशकी के अंदर जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर थे उनको भी यरगमाल बना लिया गया। गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक शायद उनको छोड़ दिया गया, लेकिन ये स्टेट की रिट पर एक सवालिया निशान है कि इतने बड़े हादसा कहां बैठकर प्लान हुए। दर्शकों, लेकिन आपने सोचा है ये पाकिस्तान के टूटने का वक्त तो नहीं है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं दर्शकों, वो आपको सुनवा देता हूं। ये जो बीएलए है इस समय, वो उस उधम पर है, वो उस जज्बे पर है कि वो अपनी आज़ादी लेकर रहेगा। अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान आर्मी के पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन होगा अपनी जान बचाए और वहां से निकल जाए। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा ऑप्शन होगा कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दे। पाकिस्तान कैपेबल है इस बात का, वो इस तरह का काम कर सकता है, कत्ले आम कर सकता है, एयरफोर्स लगाकर बम्बार्डमेंट कर सकता है, केमिकल बॉम्ब्स वहां पर गिरा सकता है। ये सारे ऑप्शंस पाकिस्तान की फितरत में हैं, उनके कैरेक्टर में हैं, और वो ये सब करने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन दर्शकों, कभी आपने सोचा है ये बलोच का हमला क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान बलोच के जितने भी नागरिक हैं उनके साथ दगा करता है, और इसलिए पाकिस्तानी भी बलोचों की मार के बाद कराने लगे हैं। विश्वास नहीं हो रहा? सुनवा देता हूं आपको। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में एक ही वक्त में आपके बेशुमार शहरों में 8, 10, 12 शहरों में एक साथ दहशतगर्द दंदनाते हुए दाखिल हों, हमले कर दें, तो इससे पता चलता है कि हालात जितने बताए जा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा खराब है। इतनी हाई सिक्योरिटी जोन्स के अंदर कोयटा पूरा गैरिसन सिटी है यार, वहां पे कैसे दाखिल हो जाते हैं? और मीडिया इन हालात को कवर नहीं कर रहा। उसकी रीजंस हैं। एक, शायद मीडिया को मना किया जाता है और मीडिया कवर नहीं कर रहा। 2, ऐसी चीजें चलाने से मना इसलिए किया जाता है कि मोरल डाउन होगा। पहले हमले वक्फों से होते थे, आज एक जगह कल दूसरी जगह, लेकिन अभी जो है वो सरप्राइज एंड शॉक डॉक्ट्रिन के तहत ये हमले हुए हैं कि उन्होंने बड़ी मजबूत तैयारी करके और एक ही दिन में 12-13 जगहों पे बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले हुए, और उसमें टर्मिनेशन स्क्वाड्स भी शामिल हैं, यानी जिसको फिदायीन भी कह सकते हैं, खुदकुश हमलावर भी कहते हैं, जो कि आते इस इरादे से हैं कि उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करना है, ये उनको कह के भेजा जाता है। तो ये हमला करने वाले आम गोरीले नहीं हैं, बल्कि वो यूनिट्स हैं जो कि जान की परवाह किए बगैर अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। दर्शकों, आपको आज एक एक जानकारी दे रहा हूं, और मैंने शुरुआत में ही बताया था कि भारत का बजट धुरंधर है, और ये भारत का रक्षा बजट है। दर्शकों, बताऊं आपको, दुनिया के 5 देश हैं, अब उसमें भारत आ गया है सबसे ताकतवर बजट का। कैसे आज भारत ने ऐलान कर दिया है, ये आप देख रहे हैं तस्वीर। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, आप चैन की नींद तभी सो सकते हैं जब भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। इसलिए इस बजट से हम राफेल खरीदेंगे, हम ऐसे हथियार बनाएंगे जो भारत के लिए हैं, आपके लिए हैं, हमारी सीमा के लिए, सुरक्षा के लिए। एम्बियंस सुनाइए।
लेकिन दर्शकों, भारत बहुत बहुत ज्यादा पड़ोसियों से परेशान रहता है। इसमें एक है पाकिस्तान, जो हमेशा भीख मांगता है, आतंकियों को बेचता है, और दूसरा है चीन। लेकिन आज ये तस्वीर आपको देख लेनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी डिफेंस नीति में बड़ा बदलाव किया है दर्शकों। डिफेंस बजट बढ़ाते हुए भारत ने इसे 7.8 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जबकि सेना के आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ का बजट रखा है। यानी रक्षा बजट के मामले में भारत अब टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है। और बजट में इस बड़ी बढ़ोतरी को रक्षा मंत्री ने रणनीतिक मजबूती बताया है। यह बढ़ोतरी इसलिए अहम है दर्शकों, क्योंकि क्षेत्रीय टकराव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों से सुरक्षा माहौल गंभीर बन गया है। बजट बढ़ने से ड्रोन, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मजबूत होगा। नए फाइटर जेट्स, मिसाइल प्रणालियां और समुद्री युद्धपोतों पर फोकस रहेगा दर्शकों। सेना को नए हेलीकॉप्टर, टोही विमान और उन्नत रडार सिस्टम भी मिलेगा। एयर डोमेन, नेवी और थल सेना के आधुनिकीकरण में मजबूती आएगी। सेना के कमांड नियंत्रण प्रणाली दर्शकों डिजिटल और नेटवर्क केंद्रित बनेंगे। सैन्य प्रशिक्षण और मल्टी डोमेन ऑपरेशन क्षमता पर भारी निवेश होगा। संपूर्ण रक्षा ढांचे में लॉजिस्टिक्स और रियल टाइम संचार में भी सुधार होगा। यानी भारत की तीनों सेनाओं को अजेय बनाने के संसाधन मिल पाएंगे। और बजट बढ़ने से भारत का घरेलू हथियार डिफेंस प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। यानी भारत आत्मनिर्भर बनेगा दर्शकों। और आप समझिए, यह बहुत बड़ी बात है, भारत टॉप 5 में आ गया। रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं इसे लेकर सुनवाता हूं आपको। इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। और इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमारी सैन्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। अब दर्शकों, आपको मैं बताने वाला हूं कि ये टॉप 5, टॉप के 5 देश कौन से हैं जिनका बजट भारी भरकम है और उसमें भारत भी आ गया। आइए जरा आपको बताते हैं। ये आप देखिए, किस देश का कितना बजट। सबसे पहले नंबर पर आता है अमेरिका। 831 अरब डॉलर का रक्षा बजट है अमेरिका का। इसके बाद कौन आता है दर्शकों? चाइना। चाइना का कितना बजट है? 300 अरब डॉलर का बजट है चाइना का। इसके बाद किसका नंबर आता है? तीसरे नंबर पर है दर्शकों रूस। रूस का बजट है 212 अरब डॉलर का। और चौथे नंबर पर आता है जर्मनी, 127 अरब डॉलर। पहले आप सोचिए कितना ज्यादा कम बजट होगा, क्योंकि भारत इसमें अब शामिल हुआ है। 109 अरब डॉलर के साथ ये है वो 5 देश जिनका रक्षा बजट सबसे ज्यादा है दुनिया में। टॉप 5 देश हैं ये। और इसी वजह से पाकिस्तान परेशान हो रहा है दर्शकों। लेकिन कैसे, एक्सपर्ट समझा रहे हैं, जरा आपको सुनवाता हूं। तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का जब इजाफा होता है किसी बजट में, तो ये अपने आप में एक फिनोमिनल इंक्रीज माना जाता है। एयरफोर्स को जहाज मिलेंगे, नेवी को डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स मिलेंगे, आर्मी को स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के एमुनेशन मिलेगा, वेपन्स मिलेंगे। और ये तीनों के तीनों जरूरी होते हैं कि जॉइंट मैनशिप में तीनों मिलकर एक ऐसी पोटेंट फोर्स बनाएं जिसको देखकर दुनिया में दुश्मन का जो विल टू फाइट है वो किल हो जाए, कि उसको वो लड़ाई लड़ने की हिम्मत ना हो पाए। तीनों का बेनिफिट मतलब सीधा देश का बेनिफिट। मुझे लगता है कि रक्षा बजट अपने आप में चाहे कितना भी कम कर लो और चाहिए, और कितना भी ज्यादा कर लो तो भी और चाहिए। और वहीं पर शुरू होता है कि आप कितना अपनी फौज पर नाज करते हैं, क्योंकि फौज की ताकत देश की ताकत है। दर्शकों, ये पाकिस्तान बड़ा डरपोक है, ये सरेंडर कर देता है, सरेंडर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब पाकिस्तान परेशान होने लगा है
और खबर आपको बता रहा हूं बहुत बड़ी। दर्शकों, ये पाकिस्तान सरेंडर कर चुका है। 15 तारीख की अगर आपकी कोई तैयारी थी मैच देखने की तो आप भूल जाइए, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही हार गया है। युद्ध के मैदान में सरेंडर करने वाले पाकिस्तान ने अब भारत के खिलाफ क्रिकेट ग्राउंड पर भी सरेंडर कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का ये सरेंडर बहुत कुछ कहता है। दर्शकों, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से पहले ही अपने हथियार डाल दिए, बोले हम तो हार गए। भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का मैच 15 फरवरी को होना था। और आपको बताऊं मैं, पाकिस्तान का ये सरेंडर बता रहा है उसने युद्ध के मैदान की तरह क्रिकेट ग्राउंड पर भी हथियार डाल दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान आखिरी मैच में, आपको याद है ना दर्शकों, भारत से जमकर पिटा था बहुत बुरी तरह। तब पाकिस्तान का एक मंत्री था, भारत की जीती हुई ट्रॉफी चुराकर भाग गया था। तब से हम कहते हैं ट्रॉफी चोर पाकिस्तान, जिसको लेकर मोहसिन नकवी और पूरे पाकिस्तान की दुनिया में, पूरे पाकिस्तान की दुनिया भर में किरकिरी हुई दर्शकों, क्योंकि ट्रॉफी चोर ट्रॉफी लेकर भाग गया। अब किस मुंह से भारत के खिलाफ आएगा मैदान में? और पाकिस्तान जानता है कि दूसरी बार भी यही नौबत आएगी, जीत तो पाएंगे नहीं, क्या करें, तो खेलना ही नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 बार हराया दर्शकों। पाकिस्तान पहले से ही जानता है कि इस बार भी उसे क्रिकेट ग्राउंड में भारत के हाथों मात मिलनी तय है। लिहाजा क्या करें, डर के मारे कह दिया हम नहीं आएंगे। इस फैसले के बाद आपको बता रहा हूं, T20 वर्ल्ड कप से सबसे बड़े और हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर असमंजस की स्थिति भी पैदा हो गई। माना जा रहा है कि इस मामले पर अब ICC को आगे फैसला लेना है, क्योंकि भारत पाकिस्तान मैच टूर्नामेंट की शेड्यूल्ड और ग्रुप समीकरणों के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर ICC या BCCI की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन दर्शकों मैंने तो कह दिया है, यह पाकिस्तान डरपोक है और यह डरकर भागता है, इसकी यही आदत रही है। लेकिन दर्शकों, यह तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन भारत का बजट, मैं आपको बता रहा हूं, रक्षा बजट नहीं, यह सनातन बजट भी है। आप कहेंगे कैसे? आइए जरा आपको बताता हूं मैं, यह सनातनी बजट है क्योंकि इसमें भारत के पर्यटन, संस्कृति और जो जगह है भारत में जो पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी हैं, उनके लिए बहुत खास कुछ दिया है। दिखाइए जरा, पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। निर्मला सीतारमण ने आज इसकी घोषणा की है। बजट भाषण में उन्होंने बताया कि भारत में कैसे हम पर्यटन को और बढ़ावा दे सकते हैं। On the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, आपको बताएं दर्शकों, उससे पहले आज ये तस्वीर, ये बही खाता है, इसी में सब कुछ आया है और इसी को लेकर दुनिया भर में कहा जा रहा है भारत अब नई रफ्तार पकड़ने वाला है। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। रिकॉर्ड आज बनाया है, 9वीं बार महिला वित्त मंत्री हैं और बजट पेश कर रही हैं। 15वां बजट है मोदी सरकार का। आज राष्ट्रपति ने दही चीनी खिलाई और उसके बाद भारत का बजट पेश हुआ। लेकिन दर्शकों, मैं इसे सनातनी क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं आपको। अयोध्या में बड़ी संख्या में आपने देखा न्यू ईयर पे कितने लोग पहुंचे, और इधर काशी में भी लाखों की संख्या में भक्त जा रहे हैं, और मथुरा में भी यही है। यानी सिर्फ ये तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन पूरे भारत में जगह जगह पर मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। और अगर भारत में ही लोग इतने जा रहे हैं तो दुनिया भर से लोग आना चाहते हैं। इसलिए ये पर्यटन के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से बहुत बड़ा कदम है। पहले दिखाता हूं रिपोर्ट। बजट मतलब मिडिल क्लास, बजट मतलब व्यापारी और किसान, बजट मतलब युवा, महिला और बुजुर्ग। मोदी सरकार के बजट से इस बार मिडिल क्लास निराश है, लेकिन युवा, महिला, बुजुर्ग और व्यापारियों के लिए खजाना खोला गया है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। लेकिन विकास की पटरी पर दौड़ती बजट की ट्रेन ने खास संदेश दिया। भारत ने अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के लिए विकास का खास प्लान बनाया। पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर्स राज्यों में
बौद्ध कॉरिडोर के विकास का ऐलान कर भविष्य के संकेत दिए हैं। I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं ये सनातनी बजट क्यों है और भारत की संस्कृति मंदिर की बात क्यों की जा रही है। आइए जरा आपको विस्तार से पूरी खबर बताते हैं। निर्मला सीतारमण ने आज अपना 9वां बजट पेश किया। उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया। अब तक लगातार 9 बार किसी ने ऐसा नहीं किया। अपने बजट से उन्होंने एक तीर से कई शिकार भी किए। देश को विकास की पटरी पर दौड़ाने का ऐलान कर दिया। रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर ट्रंप की सियासत को भी जवाब दिया। युवाओं, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों को कई तोहफे दिए। लेकिन इस बजट में सबसे खास बदलते भारत की तस्वीर दिखी दर्शकों। सनातन की पटरी पर दौड़ती मोदी सरकार ने कई ऐसे ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री के बजट में मंदिर वाले शहरों पर खास जोर दिया गया है। सरकार ने बजट में 5,000 करोड़ रुपए रखे हैं और इस बजट से धार्मिक शहरों का कायाकल्प किया जाएगा दर्शकों। जैसे तिरुपति, कामाख्या जी, बाबा धाम, इन शहरों को विकसित किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे शहरों के विकास पर जोर दिया जाएगा। देश के धार्मिक शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। साफ सफाई, सड़क, बिजली, पानी, हरित क्षेत्र पर जोर रहेगा। यहां बेहतर बस स्टैंड, पार्किंग, गेस्ट हाउस साथ साथ विकसित किए जाएंगे ताकि इन शहरों को धार्मिक पर्यटन के मुख्य केंद्रों के तौर पर पहचान मिले। मोदी सरकार का पूर्वोत्तर में बौद्ध धार्मिक केंद्रों के विकास पर भी खासा जोर रहने वाला है और निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में पूर्वोत्तर कॉरिडोर का जिक्र किया है। इस बौद्ध सर्किट को निर्मला सीतारमण ने पूर्वोदय स्कीम का नाम दिया है। इसके तहत मंदिर और मठों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएंगे, जिसका सीधा फायदा पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर्स राज्यों को मिलेगा, जैसे कि असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी इसमें शामिल है। तो ये सनातनी बजट है दर्शकों, और इस ऐलान को कैसे दुनिया भर में सुना गया और स्वागत किया गया, आप खुद सुनिए। पूर्वोत्तर में बुद्धिस्ट साइट पर बौद्ध कॉरिडोर के लिए मैं प्रस्ताव करती हूँ। ये सर्किट अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के मंदिर और बौद्ध मठ को जोड़ेगी। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार AI इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। दर्शकों, यहां तो बजट बताया जा रहा है कि आपके लिए है, देश के लिए है, प्रधानमंत्री ने भी बताया, लेकिन तुरंत इस पर सवाल भी खड़े कर दिए। अब आपको बताता हूं बजट पर किसने क्या कहा है। कई प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनिए। समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो,
उद्यमी हो, तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। ये बजट आम लोगों की समझ के बाहर है। महंगाई बढ़ाएगा, बेरोजगारी बढ़ाएगा। आलू की पैदावार को क्या लाभ पहुंचा है, धान के किसान को क्या लाभ पहुंचा है, सरसों की पैदा करने वाले किसान को क्या लाभ पहुंचा है, कम से कम सरकार को ये बताना चाहिए। भारत एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उसको और विस्तार देने वाला बजट है। इसके साथ साथ लोकल से ग्लोबल बनने का बजट है और लोक कल्याणकारी बजट है। इसमें हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान किया गया है। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सामाजिक सुरक्षाয় কিছু নেই, শিক্ষা দপ্তরে কিছু নেই। আর যে তিনটে ফ্রেট করিডোরের কথা বলেছে, আমরা তিনটে নয় 6টা করছি। টোটালটাই মিথ্যে কথার ফুলঝুরি। दर्शकों, लेकिन सुबह से इस बात की चर्चा हो रही है, बजट में क्या है भाई हमारे लिए, क्या क्या सस्ता होने वाला है और महंगा क्या क्या होगा। आपको बताता हूं दर्शकों, मोबाइल की चर्चा चल रही है। हर हाथ में मोबाइल फोन है, दुनिया मुट्ठी में करना है तो मोबाइल की भी चर्चा हो रही है। अगली तस्वीर दिखाइए, ईवी कार्स की चर्चा हो रही है। ईवी कार्स आजकल ज्यादा चलन में है, हालांकि लोग अभी भी कतराते हैं खरीदने में, लेकिन इसीलिए सरकार इस तरफ बूस्ट देना चाहती है। अगली तस्वीर दिखाइए। अब कैंसर जैसी दवाई बड़ी महंगी है दर्शकों, लेकिन क्या क्या सस्ता हुआ है और क्या क्या महंगा हुआ है आज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये बजट जो है आम आदमी के लिए भी है। सुनिए क्या क्या महंगा हुआ है, क्या क्या सस्ता हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे सस्ते की। कैंसर समेत गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती हो गई हैं दर्शकों। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियां सस्ती हुई हैं, जिससे गाड़ी सस्ती भी होगी और खरीदारी भी बढ़ेगी। चमड़े के सामान और जूते पर भी सस्ती, अच्छी और अब बढ़िया खबर आई है। सीएनजी और बायोगैस सस्ती होगी। कपड़ों का निर्यात सस्ता हो गया है। माइक्रोवेव ओवन, सोलर उपकरण और साथ ही साथ विदेश यात्रा करना भी सस्ता हुआ। और आप जो मोबाइल चलाते हैं वो भी सस्ता हो जाएगा और बीड़ी भी सस्ती कर दी है दर्शकों। लेकिन महंगा क्या क्या हुआ है दिखा देता हूं आपको। शराब काफी महंगी हो गई है। स्क्रैप, जो स्क्रैप मटेरियल होता है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है दर्शकों इसका, इसको भी महंगा कर दिया है। खनिज महंगे हो गए। इसी के साथ साथ तेंदुपत्ता महंगा हो गया है। जर्दा, तंबाकू, गुटखा, टोबैको प्रोडक्ट्स महंगे हो गए। छाते और उनके पार्ट्स को महंगा कर दिया है। रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स पर ड्यूटी बढ़ाई गई है। चल संपत्ति का खुलासा ना करना, यह भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन अभी तक हमें दिखाई दिया है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं, इसे लेकर आज हमने आम लोगों से बात की। भारत के लोग क्या कह रहे हैं भारत के बजट पर, सुनिए जरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा बजट उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। महिलाओं के लिए तो एक बहुत ही खास बजट है, क्योंकि इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लखपति दीदी बनी हैं या जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइज रन करती हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रन करती हैं, उन्हें मार्केट लिंकेजेस से और क्रेडिट स्कीम्स से कनेक्ट किया जाएगा और उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। बजट में जो बोला है कि अब हम गैस सिलेंडर के भी जो दाम है वो कम करेंगे, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने आज बजट बहुत अच्छा पेश किया, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए। इम्पोर्ट जो है मेडिसिन पे है, जैसे कैंसर है या और वेरियस डिसीजेज हैं, उनके लिए भी इम्पोर्ट्स पे जो है बहुत कंसेशनल रेट्स पर वो मेडिसिन हमको अवेलेबल होंगी। ऐसी एजुकेशन सेक्टर में भी गवर्नमेंट बहुत मेजर जो है स्टेप्स ले रही है। मान लीजिए जिसका टैक्स 10 था, 10 कोई कमाएगा जब, तो 10 कमाने वाले कितने लोग हैं? 13, 50, 25 लाख साल का कमाने वाले कितने लोग हैं? लेकिन बजट छोटे सीमित लोगों में दिया जा रहा है, जो भी फायदा है। किसी भी लेवल लोगों को बजट से कोई फायदा नहीं है। दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर दवाइयां कौन कौन सी हैं, क्योंकि दवाइयों पर नजर थी। जान है तो जहान है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या दिया गया है? सबसे बड़ी सौगात तो रेल की दी गई है दर्शकों। रेल की ये सौगात मिली है, रेल कॉरिडोर बनाया गया। इससे आपको क्या फायदा होगा दिखाऊंगा जरा, क्योंकि जगह जगह रेल नेटवर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, और इसके अलावा अगली तस्वीर दिखाइए। तो ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, और आप इससे समझिए कि अभी दुनिया भर में अगर आपको कनेक्टिविटी मजबूत करनी है
तो भारत के पास सबसे बड़ा माध्यम क्या है दर्शकों? रेल का है। आइए आपको बताता हूं ये रेल कॉरिडोर्स क्या कहते हैं। ये आप देखिए, ये रेल कॉरिडोर पहले मैं आपको बता रहा हूं, ये मुंबई से पुणे है, पुणे के बाद साथ ही साथ हैदराबाद यानी ये तेलंगाना को जोड़ेगा। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आपको बता रहा हूं। इसके बाद ये चेन्नई और मूव कीजिए इसे, यहां से आप देखिए दर्शकों, हैदराबाद से ही आप बेंगलुरु भी आ सकते हैं। ये रेल कॉरिडोर कैसे पूरे साउथ दक्षिण भारत को जोड़ रहे हैं, चेन्नई से बेंगलुरु भी जोड़ रहे हैं। अब आ जाइए उत्तर भारत में, दिल्ली से सीधे बनारस को जोड़ने की तैयारी है, जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। और इसके बाद बनारस से सीधे कहां दर्शकों? सिलीगुड़ी यानी बंगाल, और उसके बाद 7 सिस्टर्स। क्या क्या फायदे होंगे? ये एक सामान्य कॉरिडोर है दर्शकों, आपको जानकारी दे दें, जिसमें आमतौर पर रेलगाड़ियां चलती हैं। इतना ही नहीं, इस कॉरिडोर पर पैसेंजर और गुड्स ट्रेनें चलेंगी। साथ ही साथ कई बार हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का इस बार ऐलान किया गया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि इन पर केवल हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी। इनको बनाने में भी काफ़ी खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। हाई स्पीड ट्रेनें चलने की वजह से कई फायदे आम जनता को होंगे, समय की बचत होगी। इसी के अलावा सामान्य कॉरिडोर पर प्रेशर कम रहेगा, प्रेशर कम होने से दुर्घटनाओं की आशंका भी कम रहेगी। हवाई यात्रा में भी प्रेशर कम होगा। और आपको जानकारी दे दें, रेलवे की आर्थिक सेहत भी मजबूत होने वाली है। आसपास बुनियादी ढांचा विकसित होगा। इसके अलावा बुनियादी विकास से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश के आर्थिक तरक्की में भी इसका बड़ा योगदान रहने वाला है। अब आपको बताते हैं, इसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। रेलवे का बजटरी सपोर्ट 2,78,000 करोड़ रुपीस बजट में आज अनाउंस हुआ है। हम सब जानते हैं वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है और उसमें ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गए। 400 ट्रेन पर डे इन कॉरिडोर्स में ऑलरेडी ट्रेवल कर रही है। ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर और ये ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, ये 2052 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर और 7 हाई स्पीड कॉरिडोर्स मिलकर रेलवे की एक टोटली नई ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई एनर्जी देंगे। फार्मर्स के लिए कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी या इनकम स्टेबलाइज करने का कोई तरीका, ताकि किसानों का कुछ मदद मिले, उसका कोई तरीका नहीं है। और कोई भी कम्युनिटी के लिए कोई यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। तो दिस बजट इज अ फेसलेस बजट, बेसलेस बजट एंड अ विजनलेस बजट। अरे बजट कोई अपोजिशन के लिए लाया गया है कि बजट देश के लिए लाया गया है। 1 करोड़ किसानों को टेक्सटाइल में न्यू। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए यानी आपके स्वास्थ्य के लिए इस बजट में क्या है। आइए जरा आपको बताते हैं। कैंसर की दवाएं सस्ती करेंगी सरकार, कैंसर की 17 दवाएं सस्ती करने की तैयारी है। गंभीर बीमारियों की 7 दवाइयों के दाम घटेंगे। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यानी एम्स बनेंगे। ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड भी किए जाएंगे, जिनकी संख्या 7 है। क्वालिटी आयुर्वेद दवाओं के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी। बायोफार्मा सेक्टर को 10,000 करोड़ दिए जाएंगे और जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनेगा। मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे। 10,000 नई क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनेंगी। इतना ही नहीं, 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तैयार होंगे। और दर्शकों आपको बता दूं, इसके लिए दुनिया भर में चर्चा की जा रही है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार अपना बजट रखा है, ये भारत सरकार की पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी और गुड गवर्नेंस का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास जनता के बीच में है, उसको ये बजट पूरी तरह से दर्शाता है। किसी किंडरगार्टन के बच्चे को जाके पूछिए कि आज की डेट में भारतवर्ष के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है। पहली, आय की असमानता, दूसरी जॉबलेसनेस। आप अपने ज्ञान से मुझको बता दो कि इन दोनों विकराल समस्याओं को कोई भी बोझा नहीं, देश को और स्ट्रॉन्ग करना। 2047 की विकसित भारत का जो सपना है, उसकी बहुत बड़ी नींव आज रखी गई है। मैं बहुत दिल से धन्यवाद निर्मला सीतारमण जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को। इस बजट ने जो जमीनी हकीकत है, बेरोजगारी की, रुपए के गिरने की, FDI के न आने की, आर्थिक मंदी की, उसको नकारा है। और बजट के आंकड़े आपको खुद बता रहे हैं। रेवेन्यू रिसीट क्यों कम आई? क्योंकि मंदी है। इस पूरे बजट में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बढ़ावा देना है, कस्टम ड्यूटी को कैसे कम करना है, और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए आप समझिए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब दर्शकों आपको बताऊं, भारत ने बजट तो पेश कर दिया है। बजट में आप लोगों के लिए कई सारी सुविधाओं का भी ऐलान किया है, लेकिन इस बजट से ऐसा लगता है दुनिया भी हिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप हिल गए, नाम नहीं लिया है डोनाल्ड ट्रंप का, नाम अमेरिका का, लेकिन बजट बहुत कुछ कहता है दर्शकों, और इसी वजह से अब लग रहा है कि ट्रंप परेशान होकर कहीं ईरान पर हमला ना कर दे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। दुनिया पर अपने टैरिफ को थोपने वाले ट्रंप को भारत ने बता दिया कि आत्मनिर्भरता ही एक ऐसी चीज है जिसके चलते भारत आगे बढ़ रहा है, और लगातार भारत का ग्रोथ इंजन इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। दिखाइए जरा तस्वीर। डोनाल्ड ट्रंप आज जैसे ही बजट जारी हुआ तो तेल करने लगे, कह रहे हैं कि भारत भी तेल खरीदेगा, चीन भी तेल खरीदेगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। China is welcome to come in and would make a great deal in oil. You know, we welcome China. We've already made a deal. India is coming in and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. दर्शकों पता है डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत क्या है? बजट के साथ साथ ये भारत की मदर ऑफ ऑल डील, ये ट्रंप को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि भारत और यूरोप का मिलना, ये बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया के, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप परेशान लग रहे हैं, बैकफुट पर आ रहे हैं। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों, ट्रंप को पता है कि अब एक ही उपाय बचता है, क्या? दर्शकों, ईरान पर हमला करने का, और ट्रंप ने पूरी तैयारी की है, वो तो इंतजार कर रहे हैं। खबर यह है कि अब ईरान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन पहले सैन्य अभ्यास भी उन्होंने कर लिया। एम्बियंस सुनवाइए। अब दर्शकों, ट्रंप तैयार है हमला करने के लिए, लेकिन इजराइल का साथ चाहते हैं। क्यों चाहते हैं दर्शकों? क्योंकि इजराइल अगर साथ रहेगा तो फिर इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी मदद मिलेगी। अब इजराइल साथ आया तो ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है दर्शकों, और मैं आपको बता रहा हूं, ये तस्वीर दुनिया में आने वाले समय में कहर ला सकती है, क्योंकि जबरदस्त तबाही के बाद ईरान में डर है। लेकिन ईरान ने कह दिया है हम भी तैयार हैं, देखते हैं कौन आता है, कितना बड़ा हमला करता है, जवाब उसी तरह मिलेगा। सुनिए जरा। दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ट्रंप की एक गलती से दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है, लेकिन ये नया भारत है, हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तैयार है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। भारत पर टैरिफ थोपने वाले ट्रंप को मोदी ने ईयू डील से जवाब दिया। तेल पर सौदेबाजी पर भारत चुपचाप तमाशा देखता रहा, और अब बजट की घोषणा से पहले ट्रंप सस्ते तेल का ऑफर लेकर आ गए। हिंदुस्तान को परेशान करने का ख्वाब धूमिल हो चुका है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पंगा लेने का अंजाम ट्रंप को पता है। ऐसे में अमेरिका के टारगेट पर अब ईरान है, लेकिन ट्रंप भूल चुके हैं ईरान के पीछे रूस और चीन का फुल सपोर्ट है। जो भी होगा ट्रंप के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पुतिन जिनपिंग साफ कह चुके हैं एक गलती से अमेरिका का बजट हिल जाएगा। अब दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, यह भारत का बजट बहुत ताकतवर बजट है, और रक्षा बताया मैंने आपके लिए क्या दिया है, लेकिन इससे अब विदेश में भी हलचल मची हुई है। टैरिफ प्रूफ बनने की दिशा में भारत ने ऊंची छलांग लगा दी है। देश की रीढ़ कहे जाने वाले एमएसएमई के लिए पिटारा खोल दिया है। बजट में रोजगार, इनोवेशन
और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया है। दर्शकों समझिए इसे। टैरिफ और ट्रेड वॉर के हालात के बीच देश के उद्योग सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े ऐलान किए गए। सरकार ने कहा कि बजट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर होगा। वहीं पुराने उद्योग जो बंद हो चुके हैं उन्हें रिफॉर्म करने पर भी काम किया जाएगा। बजट में उसके लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। दरअसल भारत समेत कई देशों पर ट्रंप 25 से लेकर 50% टैरिफ लगा चुके हैं। इससे भारतीय टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट पर भी असर पड़ा है। ऐसे में अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। एमएसएमईज को नुकसान ना हो इसके लिए नए मार्केट्स तलाश लिए गए हैं। पहला, यूरोपीय संघ से ट्रेड डील इसका ताजा तरीन उदाहरण है। साथ ही बजट में एक्सपोर्ट को आसान बनाने, क्रेडिट गारंटी से एमएसएमईज नए देशों में सस्ते और बेहतर प्रोडक्ट्स भेज सकेंगे। इससे भारत की इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी दर्शकों, और जॉब्स बढ़ेंगे। साथ ही भारत आत्मनिर्भर और ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरेगा। इसलिए हम कह रहे हैं दर्शकों, यह देश का बाहुबली बजट है और इससे डोनाल्ड ट्रंप नहीं, दुनिया में चाहे पड़ोसी हो, पाकिस्तान, चीन हो, उन्हें भी दिक्कत होगी। सुनिए जरा। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि कैसे भारत ने डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं, तेल की बात कर रहे हैं, उसको कड़ा संदेश दिया है। आइए जरा विस्तार से आपको समझाता हूं। आज विकसित भारत के बजट पर ट्रंप की पैनी नजर थी दर्शकों। बजट भाषण पूरा होने से पहले ही ट्रंप नया ऑफर लेकर आ गए। ट्रंप ने कहा ईरान की जगह भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। वेनेजुएला से तेल निकाल रहे हैं ट्रंप। इसके पीछे उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ डील का हवाला दे दिया। क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ डील का मतलब है दर्शकों प्रारंभिक समझौता होना, यानी पहले से होना। इस दौरान ट्रंप ने कहा हमने पहले ही वो डील कर ली थी। ऐसे में जरूरी यह है कि क्या अमेरिका सस्ते तेल का ऑफर कर रहा है, क्योंकि वेनेजुएला पर पूरी तरह से अमेरिका का नियंत्रण है। डोनाल्ड ट्रंप तो राष्ट्रपति बता चुके हैं अपने आप को, जिसकी वजह से वेनेजुएला का तेल डिस्काउंट पर मिल सकता है। लेकिन आप समझिए, जानकार बताते हैं दर्शकों, वेनेजुएला का क्रूड ईरान के मुकाबले बेहतर भी है। वेनेजुएला का क्रूड रिफाइनरीज में आसानी से प्रोसेस्ड हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे रिफाइनिंग लागत कम हो सकती है, कुल लागत में भी हमें फायदा मिल सकता है। और राष्ट्रपति ट्रंप भी कह रहे हैं वो इस योजना का नेतृत्व करेंगे। इसका मकसद भारत के लिए रूसी तेल के विकल्प तैयार करना है दर्शकों। आपको बताएं, ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन भी अगर चाहे तो डील कर सकता है। इतना ही नहीं, कुल मिलाकर ट्रंप का यह बयान साफ संकेत देता है कि अमेरिका अब भारत और चीन जैसे बड़े आयातकों को रूसी तेल से दूर ले जाकर वेनेजुएला जैसे विकल्पों की तरफ मोड़ना चाहता है। यही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इसका असर आने वाले समय में ग्लोबल ऑयल ट्रेड और साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स पर साफ तौर पर दिख सकता है। आपको बताता हूं मैं इसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। चीन का स्वागत है, वे तेल का बड़ा सौदा करने आ सकते हैं। हमने पहले ही समझौता कर लिया है, भारत भी आ रहा है और वे ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। तो हमने पहले ही समझौते की रूपरेखा तैयार कर रखी है। ये एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का जो फंड अपॉइंट हुआ है, बहुत सारे पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को रिवाइव किया जाएगा। डिफेंस का बजट बढ़ा है जिससे कि हमारे आत्मनिर्भर कंपनीज के लिए और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ये सब हमारे एमएसएमईज को टैरिफ प्रूफ बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं। और इसी जियोपॉलिटिक्स को कंसिडर करते हुए जो मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के रिलायंस है,
पे फोकस आएगा, SEZ के रिलेटेड रिलीफ्स आए हैं और संघ में पूरे एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है। अगर हम इन तीनों पहलू पर देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये बजट का पूरा फोकस रहा है कि ये सारी जियोपॉलिटिक्स और जो करंट टैरिफ की सिचुएशंस हैं उनसे कैसे हम डाइवर्सिफाई करें और संघ में रेवेन्यू बढ़ाएं यहाँ से और संघ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकें। अब दर्शकों, जब भारत ने बाहुबली बजट बनाया, ट्रंप ऑफर दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप को पता है कि अगर डील नहीं होगी तो मेरे पास एक चारा है, वो क्या है? ईरान पर हमला कर दूंगा। और इसके लिए ईरान तैयार है। दर्शकों, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी आपको दिखा रहा हूं मैं, फुल फ्रेम दिखाइए, एम्बियंस सुनाइए। लेकिन दर्शकों, ये ईरान की तैयारी है, यानी डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितना भी तैयार हो, इस समय ईरान कैसी तैयारी कर रहा है, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। यह है दर्शकों ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी और उसका गुप्त ठिकाना जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और यही सबसे बड़ी बात है, इसे पहाड़ों के नीचे 500 मीटर तक गहराई में बनाया गया है दर्शकों, और जहां मिसाइलों को स्टोर किया जाता है, असेंबल किया जाता है। इतना ही नहीं दर्शकों, पूरे देश में यह फैला हुआ है और खासकर खाड़ी तट के इलाकों में स्थित है। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं, सुरंग को दुश्मनों के हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी आप समझिए, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें 3000 से ज्यादा घातक मिसाइल शामिल हैं। ये मिसाइलें लिक्विड या सॉलिड फ्यूल पर आधारित हैं। और आपको बता रहा हूं, हाइपरसोनिक का हज कासिम, जिसकी रेंज क्या है दर्शकों? 1400 किलोमीटर, और गाइडेड खैबर शेकन, ये मिसाइलें इजराइल की, ईरान की, ये इजराइल और यूरोप तक हमला कर सकती है दर्शकों। आपको बताऊं, वॉरहेड गद्र नाम है। इस मिसाइल की रेंज है 3000 किलोमीटर की। और दर्शकों, हाई स्पीड सेजिल, जिसे अंडरग्राउंड भी लॉन्च किया जा सकता है। और खर्मशहर, ये मल्टीपल वॉरहेड है और न्यूक्लियर केपेबल भी है। हालांकि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान फंस चुका है। आपको बताऊं, एमाद मिसाइल 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है और सटीक हमले में यह माहिर है। और सिरमोग को न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यह अभी अंडरग्राउंड है दर्शकों। और ईरान की आर्मी पूरी तरह से तैयार है। आपको सुनवाता हूं ईरान की आर्मी क्या कह रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अगर अमेरिकियों ने ऐसी गलती की तो ये निश्चित रूप से ऐसा त्वरित ऑपरेशन नहीं होगा जो पूरा करके 2 घंटे बाद एक ट्वीट से कहा जाए ऑपरेशन खत्म हो गया। और हम ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और तुम कुछ भी नहीं करोगे। युद्ध निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र की पूरी भौगोलिक सीमा तक फैल जाएगा, जियोनिस्ट शासन से लेकर उन देशों तक जहां अमेरिका के हमारे निकट सैन्य ठिकाने हैं। दर्शकों, यहां पर ईरान मुश्किल में तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से तैयार है। लेकिन दर्शकों, आपको आज बताने वाला हूं किस तरह से भारत में लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड के सामने आ गए और उनकी गैंग हमले पर हमला कर रही है। रोहित शेट्टी पर, उनके घर पर हमला करने की कोशिश की है। दिखाइए पहली तस्वीर, दिखाइए जरा, ये आप देखिए, रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई। फुल फ्रेम दिखाइए, ये उनका घर है जहां पर लॉरेंस के गुर्गों ने फायरिंग की है। अब दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं वो सीसीटीवी फुटेज। देखिए आप, यहां पर यह आरोपी आता है और धनाधन 5 राउंड फायरिंग करता है। दिखाइए फुल फ्रेम। अब दर्शकों, मैं आपको दिखा रहा हूं रोहित शेट्टी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। देख रहे हैं आप, पुलिस वाले यहां पर आ गए, या लॉरेंस गैंग बार बार धमकी दे रहा है इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि रोहित शेट्टी के घर पर जबरदस्त फायरिंग की गई है। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर आज एक ऑडियो भी सामने आया जो लॉरेंस गैंग का है और वो कैसे धमकी दे रहे हैं, पहले आपको सुनवाता हूं। आज
जो मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेवारी मैं आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, हैरी बॉक्सर, हरमन संधू लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि हमारे काम में दखल ना दे, इसको समझ नहीं आया। इसको छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। अगर आगे से किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी तो घर के बाहर नहीं, घर के अंदर गोलियां चलेगी। आगे से पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा करेंगे। और जो भी हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। जय बजरंगबली। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं जहां पर फायरिंग हुई है उस जगह की तस्वीर। ये रोहित शेट्टी का घर है, ये पूरा जिम का एरिया है और देख रहे हैं आप जांच पड़ताल भी चालू है। लेकिन ये फायरिंग हुई है दर्शकों, इसके बाद दहशत का माहौल है। रोहित शेट्टी बड़े डायरेक्टर हैं और लॉरेंस गैंग ने अब उन्हें धमकी दे दी है। अब दर्शकों आपको दिखाता हूं, बाकायदा सोशल मीडिया पर बताया गया है कि हमने यह हमला किया है और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। इसके बाद चर्चाएं होने लगी हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वाकई लॉरेंस गैंग है, क्योंकि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन इसके बाद पुलिस की जांच पड़ताल तेज हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने बॉलीवुड को टारगेट पर ले लिया है। मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना के बाद सनसनी मच गई। हमलावर ने रोहित शेट्टी के घर पर गोलियां चलाई, फिर फरार हो गए। रोहित शेट्टी की बालकनी पर गोलियों के निशान बता रहे हैं लॉरेंस गैंग का प्लान कितना खतरनाक था। मैं गोलियों के निशान दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे गोलियों के निशान है। ये सामने देखिए किस तरह से गोलियों के निशान है। और ऊपर जो है रोहित शेट्टी का जो ऊपरी वाला घर है, वहाँ कांच के पास वहाँ पे दूसरा निशान है। लॉरेंस गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट के साथ साथ लॉरेंस के गुर्गे आरजू बिश्नोई का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रोहित शेट्टी समेत पूरे बॉलीवुड को धमकी दी गई। अभी ट्रेलर दिखाया है और हमारी बात नहीं मानी तो घर में घुसकर गोली मारेंगे। आज जो मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेवारी मैं आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, हैरी बॉक्सर, हरमन संधू लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि हमारे काम में दखल ना दे, इसको समझ नहीं आया। इसको छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। अगर आगे से किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी तो घर के बाहर नहीं, घर के अंदर गोलियां चलेगी। आगे से पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा करेंगे। और जो भी हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। जय बजरंगबली। लेकिन दर्शकों सवाल ये कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो लॉरेंस गैंग कर रहा है और रोहित शेट्टी बीच में आ रहा है। आइए आपको बताता हूं हुआ क्या दर्शकों। सबसे पहले बॉलीवुड के डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की खबर मिली। यही है, लॉरेंस गैंग पर गोलीबारी के आरोप लगे। हमला करने की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। मुंबई में शनिवार रात करीब 12:45 पर फायरिंग हुई दर्शकों। हमलावर ने रोहित शेट्टी का घर, जिसे शेट्टी टावर कहा जाता है, उसके पहले फ्लोर पर गोलियां चलाई। आपको बताऊं, पुलिस का कहना है हमलावर बाइक से जुहू पहुंचा, जैसा हम दिखा रहे हैं। कुछ दूरी पर बाइक खड़ी की और उसके बाद शेट्टी टावर के पास पहुंचा, जो सीसीटीवी में दिख रहा है। फिर टावर के पहले फ्लोर पर 5 राउंड उसने फायरिंग की। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। शेट्टी टावर में ही रोहित शेट्टी रहते हैं दर्शकों। आपको बताऊं, जहां गोली चली वहां रोहित शेट्टी का जिम एरिया है। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त रोहित घर के अंदर ही मौजूद थे। इस घटना में उन्हें कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा है, वो स्वस्थ हैं। लॉरेंस गैंग ने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस के गुर्गे शुभम सोनकर ने फायरिंग को लेकर एक पोस्ट भी किया है। लॉरेंस के गुर्गे आरजू बिश्नोई का एक ऑडियो भी सामने आया है, आपको बताऊं, जिसमें आरजू बिश्नोई रोहित शेट्टी समेत बॉलीवुड को धमका रहा है। वो कहता है, हमने इसको कई बार कहा हमारे काम में दखल ना दे, लेकिन इसको समझ नहीं आया। इसको छोटा सा ट्रेलर दिखाया, आगे और भी अगर बात नहीं मानी तो ट्रेलर दिखाएंगे और बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करेंगे। अब घर के बाहर नहीं, अंदर गोलियां चलाई जाएंगी। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको दिखाता हूं, इसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि आखिर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग क्यों की गई है, ऐसी कौन सी वजह है, उसके बारे में जांच की जाएगी। लेकिन ये 2 किरदार हैं, ये 2 ही किरदार हैं दर्शकों, आरजू बिश्नोई और शुभम लोनकर। और इसको लेकर अब पुलिस की जांच पड़ताल भी की जा रही है। लेकिन आपको बताऊं, आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है।
पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आइए जरा आपको बताते हैं। लॉरेंस गैंग का खतरनाक प्लान सामने आया। फायरिंग मामले में जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। मुंबई पुलिस ने रोहित शेट्टी का बयान दर्ज कर लिया है। पुलिस फायरिंग करने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने आसपास के 100 सीसीटीवी फुटेज की जांच की और सीसीटीवी में आरोपी फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 12 टीमें बनाई हैं जो आरोपियों को ढूंढ रही हैं। इस बीच पुलिस ने पुणे से 5 लोगों को हिरासत में लिया है। दर्शकों, बड़ी बात यही है, पांचों आरोपी लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच सभी से पूछताछ कर रही है और सभी पुणे के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। शुभम लूनकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जिम्मेदारी ली। हमने आपको बताया मुंबई पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन लॉरेंस के गुर्गे शुभम लूनकर का नाम सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट पर है, सतर्क हो गई है। शुभम बाबा सिद्दीकी की हत्या में वांटेड है और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद शुभम की लास्ट लोकेशन नेपाल में मिली थी। उसके बाद से उसका कोई सुराग अब तक नहीं मिला है। आपको बताते हैं हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश की रिपोर्ट। रात यहाँ पर तकरीबन 1 बजे यहाँ पर एक शख्स आता है और 5 राउंड फायरिंग करता है। मैं गोलियों के निशान दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे गोलियों के निशान है। ये सामने देखिए किस तरह से गोलियों के निशान है। और ऊपर जो है रोहित शेट्टी का जो ऊपरी वाला घर है वहाँ कांच के पास वहाँ पे दूसरा निशान है। 2 निशान मिले हुए हैं। टोटल जो है 5 राउंड फायरिंग किया था जो अज्ञात शख्स था। यहाँ से तकरीबन 1 से सवा 1 बजे घटना है और यहाँ से फरार हो जाता है फायरिंग। दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र हमने महान भक्त से लिया है। भक्त और भगवान पर है। भगवान में अगर आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। इसका अर्थ क्या है दर्शकों? संकट और विपत्ति के समय यदि आप अपने इष्ट पर विश्वास रखते हैं तो रास्ता अपने आप बन जाता है। जो शरण में जाता है उसका विनाश नहीं होता। जमीन से जुड़े रहिए। आप पृथ्वी पर अमीर हैं, अमर नहीं है। इस बात का विशेष ख्याल रखें। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH